गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो था इलेक्ट्रिक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा आपने पढ़ा हुआ था टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का संयोजन। जिस तरह से आपने रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, जिस तरह से आपने कैपेसिटर्स का संयोजन पढ़ा हुआ है, वैसे ही अब हम ये देखेंगे कि सेलों का भी कॉम्बिनेशन दो तरीके से किया जा सकता है। अपन उनको सीरीज़ में कंबाइन कर सकते हैं, अपन उसको पैरेलल क्रम में कंबाइन कर सकते हैं। उससे भी पहले प्रश्न ये उठता है कि सेलों के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्या पड़ी, हम सेलों को क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों संयोजित कर रहे हैं। तो सपोज करिए एक सेल से किसी सर्किट में हमें उतना करंट नहीं मिल पा रहा है जितने की आवश्यकता है। एक सेल उतना करंट फ्लो नहीं कर पा रहा किसी भी सर्किट में जितने की रिक्वायरमेंट है। तो अपन क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा सेलों को यूज करके, या तो उनको सीरीज़ में कंबाइन करके या फिर उनको पैरेलल में कंबाइन करके, जितना भी हमें करंट चाहिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उतना करंट हम उस सर्किट में अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसीलिए सेलों को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उसके आंतरिक प्रतिरोध के आधार पर या तो हम सीरीज़ में कंबाइन किया करेंगे या फिर अपन उसको पैरेलल क्रम में कंबाइन किया करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इनका केवल एक कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, वो है सेलों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यानी कि हम सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे पहले। तो अब स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहले बात ये कर लेते हैं कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते कैसे हैं, सीरीज़ में सेलों को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। सपोज करिए अपने पास में 3-4 सेल हैं, मैं उनमें से किसी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, और उस दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, फिर तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें। इस क्रम को अगर अपन आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन सेलों का होगा उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव से ही कनेक्ट करेंगे सीरीज़ के लिए। कुछ रेयर कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के नेगेटिव से ही कनेक्ट करें, तब भी वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है ना। लास्ट में अलग अलग वेरिएशंस पे चर्चा करेंगे किस किस तरह से और भी क्या कॉम्बिनेशन सीरीज में बन सकते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अपने पास में ये 2 सेल हैं, ठीक है ना। ये वाले सेल का जो ईएमएफ है वो है E1 और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R1। ऐसे ही इस वाले सेल का जो ईएमएफ है वो है E2 और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है R2। हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं, तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अगले वाले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है ना। और ये मान लो कोई पॉइंट है A और ये है कोई पॉइंट B, तो अपन कह सकते हैं कि हमने इन दोनों सेलों को 2 पॉइंट्स A और B के बीच में सीरीज़ में जोड़ रखा है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया R, ठीक है ना। जैसे ही रेजिस्टेंस कंप्लीट होता है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, वैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा इस डायरेक्शन में यूँ करके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सपोज करिए वो करंट जो है वो I है, तो I करंट जो है वो रेजिस्टेंस R से होकर फ्लो हो रहा है। इसके अलावा हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये वाले सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है V1 और ये वाले सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है V2। तो अपन कह सकते हैं कि पॉइंट A और B के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो टोटल विभवांतर होगा, अगर उसको V से रिप्रेजेंट करें तो वो होगा V1 प्लस V2, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब जैसे कि हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है पीछे टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में, वो रिलेशन है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ठीक है। यहाँ R जो है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल से फ्लो होने वाला करंट है I, ये सेल का ईएमएफ है E और ये उसकी टर्मिनल वोल्टेज है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से V1 की, तो वो होगी E1 माइनस आई R1। करंट तो दोनों ही सेलों से होकर सेम फ्लो होगा क्योंकि दोनों सीरीज़ में हैं,
और वैसे भी आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रांच है, एक ही शाखा है, तो एक ही ब्रांच में करंट की दो वैल्यू नहीं हो सकती हैं। पूरे सर्किट में ही आई करंट फ्लो हो रहा है, यानी दोनों सेलों के लिए करंट सेम है, इसीलिए यहाँ पर आई रहेगा। ऐसे ही V2 के लिए E2 माइनस आई R2। अब ये V1 और V2 दोनों की जो वैल्यू है वो इस जगह रखेंगे V1 और V2 में, तो फिर V इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। E1 प्लस E2 ये अलग, इन दोनों में से हमने माइनस आई कॉमन लिया, अंदर बचा R1 प्लस R2, ठीक है ना। ये आया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ज़रा इधर ध्यान दें, अगर मैं इन दोनों सेलों को यहाँ से हटा लूँ और दोनों सेलों की जगह पर एक ऐसा सेल लगा दें कि वो अकेला ही इन दोनों का काम करे, या जितने भी सीरीज में हमने जोड़ रखे हैं अगर उन सब की जगह एक ऐसा सेल लगा दें कि वो अकेला ही इन सब सेलों का काम कर रहा है, तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेल, यानी कि तुल्य सेल। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इन दोनों सेलों को हटा के इन दोनों की जगह मैंने ये एक सेल ले रखा है, ये वाला, उन्हीं दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में लगा हुआ है ये, और रेजिस्टेंस भी इसके साथ में वही कनेक्ट है R। अब क्योंकि ये सेल अकेला इन दोनों का काम कर रहा है, तो ये दोनों क्या काम कर रहे थे कि ये इस रेजिस्टेंस R से होके I करंट फ्लो कर रहे थे, तो ये भी उस रेजिस्टेंस R से होके I करंट फ्लो करेगा। इन दोनों के कारण A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था, तो इसके कारण भी जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसका खुद का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो भी V ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ प्रतिरोध के सिरों पर, क्योंकि ये वाला प्रतिरोध पॉइंट A और B के बीच में है, तो जो व्यवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच में होगा वही प्रतिरोध R के सिरों के मध्य व्यवांतर होगा। तो अभी भी यहाँ भी प्रतिरोध R के दोनों पॉइंट्स या दोनों सिरों के बीच का जो व्यवांतर है वो V ही है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अभी भी प्रतिरोध R पर जो विभव पतन हुआ है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, वो V है, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर हम इस समीकरण को अप्लाई करें V इज इक्वल्स टू E माइनस आई R, तो वहाँ देखें टर्मिनल वोल्टेज इस सेल की भी कितनी है, तो V। E मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाले सेल का जो इक्विवेलेंट EMF है वो है E इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और इसका जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हम मान के चल रहे हैं R इक्विवेलेंट। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R इक्विवेलेंट। तो उनके आधार पर V इज इक्वल्स टू E, यानी कि उसका इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट माइनस आई, R की जगह आएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करूं तो दोनों ही V के इक्वल है। अगर अपन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट की जगह पर यहाँ है E1 प्लस E2, और यहाँ I का कोफिशिएंट है R इक्विवेलेंट, यहाँ I का कोफिशिएंट है R1 प्लस R2। तो अपन कह सकते हैं इस तुलना में कि E इक्विवेलेंट की जगह इसने ले रखी है और R इक्विवेलेंट की जगह इसने ले रखी है। इसका मतलब मुझे वैल्यू मिलेगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ठीक है। ऐसे ही R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, R1 प्लस R2। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए किसके लिए कि हमने जिन दो सेलों को हमने सीरीज में कंबाइन किया है उनसे हमें जो इक्विवेलेंट EMF मिलेगा सेलों का वो होगा इतना, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा इतना, ठीक है ना। या अगर दो से ज़्यादा सेल होते, सपोज करें अपने पास में अगर 3 सेल हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा उस कंडीशन में, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, अब क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया है ये वाला या ये वाला, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो है V। टोटल जो इसके सिरों के मध्य विभव पतन या विभवांतर जो है वो है V। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो I करंट फ्लो हो रहा है। अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो हम ऐसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और रेजिस्टेंस कितना है ये R, तो V इज इक्वल्स टू IR। अब ये जो V की वैल्यू आई है निकल के IR, वो मैं वैल्यू रख दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो IR
V की वैल्यू रख दी इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये सारा काम हम केवल किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जब हमने दोनों सेलों को सीरीज में कंबाइन किया है तो इस कंडीशन में इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। यानी करंट की वैल्यू जानने के लिए अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, V की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। अब I R इक्विवेलेंट को उधर से इधर उठा लाते हैं, तो I R प्लस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट। यहाँ से I कॉमन ले सकते हैं, R प्लस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट। अगर मैं यहाँ से अब I की वैल्यू निकालूँ तो ये होगी E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है ना। इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमने सीरीज में दो सेलों को कंबाइन किया है तो उस कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में। या मैं चाहूँ तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से रख सकता हूँ, तो यही I की वैल्यू अब हो जाएगी E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है ना। R इक्विवेलेंट की और E इक्विवेलेंट दोनों की वैल्यू रख दी, तो ये भी आपको करंट की वैल्यू मिल गई कि कंबाइन जब हमने सीरीज में कर दिया दोनों सेलों को तो उस कंडीशन में सर्किट में इतना करंट फ्लो यहाँ पर हो रहा है। ये मिल गई हमें I की वैल्यू। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने n सेलों को सीरीज में जोड़ रखा है और ऐसे n सेल हैं जो हर तरीके से एक समान है, यानी n एक जैसे सेलों को हमने सीरीज में जोड़ा है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि n जो सेल हैं वो एक समान है, इसका मतलब ये है कि उन सब का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम होगा और सबका EMF भी सेम होगा। तो क्योंकि सबका EMF सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले सेल का EMF, ये दूसरे सेल का EMF, ये तीसरे सेल का EMF E3, ऐसे करते करते टोटल n सेल हैं तो ये nवें सेल का EMF हो गया En। और ये सारे सेल सेम हैं, एक जैसे हैं, तो सब के EMF बराबर होंगे और इन सब के EMF को हमने अपनी ओर से माना हुआ है E। ऐसे ही सबके इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, nवें का Rn, ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल है। इन सब को हमने R मान रखा अपनी तरफ से। तो ऐसी कंडीशन में जब हमने n एक जैसे सेलों को कनेक्ट कर रखा है आपस में, तो ऐसी कंडीशन में अब देखते हैं कि करंट कितना फ्लो होगा। तो यहाँ से ये तो फॉर्मूला खैर दो सेलों के लिए था, जब दो सेलों को हमने कंबाइन कर रखा है सीरीज में। अब अगर n सेलों को कनेक्ट करेंगे और वो भी ऐसे सेल जो एक जैसे हैं बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में I की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से कैलकुलेट करें। E1 यानी पहले सेल का EMF कितना है, सबका ही E है, दूसरे का भी E है, और भी आगे जा रहे हैं तो तीसरे का भी E है। ये सीरीज चलती जाएगी कितने पदों तक, n टर्म्स तक। ठीक है ना। ऐसे अपॉन कैपिटल R प्लस पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दूसरे का भी R, तीसरे का भी R है, ऐसे करते करते ये भी n टर्म्स तक वैल्यू जाने वाली है। तो I की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो E प्लस E n टाइम्स जोड़ना है, तो इसका मतलब ये हो गया NE। ऐसे ही कैपिटल R, ये R प्लस R ये भी n बार जोड़ने हैं, तो ये हो गया NR। यानी अगर मैं एक जैसे n सेलों को सीरीज में जोड़ूंगा तो उस कंडीशन में सर्किट में इतना करंट फ्लो होगा। अब यहाँ भी हमारे सामने दो सिचुएशंस निकल के आती हैं कि हमने जिन सेलों को कनेक्ट किया है, जिन n सेलों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, यदि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है तो ऐसी कंडीशन में कितना करंट फ्लो होगा, करंट कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, या उसमें कोई चेंज होगा भी कि नहीं होगा। और सेकंड सिचुएशन ये है कि हमने जिन सेलों को सीरीज में जोड़ा है, यदि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, अगर उनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों केस पे चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए। मान लो मेरे पास में फिर एक सेल है, एक सेल लेके चल रहा हूँ इस बार, ये वाला, ठीक है, इसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका R, ये एक सेल हो गया।
और इस सेल को मैंने किसी रेजिस्टेंस R के साथ में कनेक्ट कर रखा है ऐसे, ये है रेजिस्टेंस R, तो करंट फ्लो होगा। मान लो करंट इसमें I फ्लो हुआ है। तो अब इस करंट की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं किस तरह से निकालेंगे, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। V = IR, यहाँ से अगर I की वैल्यू निकाली जाए तो वो होगी V/R, और बेहतर होगा I की वैल्यू को आप V/R न बोल के ऐसे बोलें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि विभवांतर और वो प्रतिरोध जिसके सिरों पर विभवांतर ये था, यानी कि प्रतिरोध है R और उसके सिरों पर जो विभवांतर है V। तो ये विभवांतर और प्रतिरोध का जो अनुपात है वही करंट होता है सर्किट का। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे इस सर्किट में पूछूं I की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस I की वैल्यू को दो तरीके से बता सकते हो। एक तो इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इस सेल का टर्मिनल जो वोल्टेज है वो है V। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब कि सेल के इन दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर, उसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, जिसको हम V मान के चल रहे हैं। और क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस R इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है और इसके अलावा और कोई प्रतिरोध नहीं है, इसका मतलब जो भी विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच में है उसका पूरा का पूरा ड्रॉप जो हो रहा है वो इसी प्रतिरोध पर हो रहा है। यानी कि इस सेल का टर्मिनल जो विभवांतर है वो वास्तव में प्रतिरोध के दोनों सिरों का विभवांतर है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग I की वैल्यू निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रतिरोध तो है R, ठीक है, और उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो है V। तो ये धारा I की वैल्यू पता चल गई आपको कि इस सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा तरीका भी है I की वैल्यू निकालने का, कि अगर मैं विभवांतर V न लेके हम अगर इसको लेके चलें EMF E को, यानी विभवांतर, क्योंकि विद्युत वाहक बल भी तो विभवांतर ही होता है, वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर अपन इस पोटेंशियल डिफरेंस को लेके चलेंगे तो नीचे रेजिस्टेंस में क्या क्या आएगा, तो नीचे रेजिस्टेंस में आएगा कैपिटल R और स्मॉल r। क्यों आएगा ये, अब के बाद दोनों वाले प्रतिरोध क्यों आ गए, क्योंकि ये जो वास्तव में EMF होता है ये दो जगह खर्च होता है। एक तो सेल के अंदर जो भी इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वहाँ पर धारा प्रवाहित करवाने में खर्च होता है, और बाकी बाहर में जितना या जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सब पर खर्च होता है। तो अब अगर मैं विभवांतर E लेके चलूँगा तो मुझे प्रतिरोध फिर सब लेने पड़ेंगे, सेल के अंदर के भी और सेल के बाहर के भी। तो सेल के अंदर है स्मॉल r और सेल के बाहर है कैपिटल R, और ये सीरीज में ही जुड़े होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है R+R। पैरेलल में होते तो फिर अपन R+R न लिख के फॉर्मूले से निकालते, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कि हमने I की वैल्यू जब निकाली है तो एक तो V/R भी कह सकते हैं और एक ये भी कह सकते हैं E/R प्लस स्मॉल r। वैल्यू दोनों की सेम होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप I की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं। अगर हम केवल टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्म में इसको निकालना चाह रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज केवल बाहरी सर्किट में काम करता है, ना कि सेल के अंदर, तो हम प्रतिरोध भी बाहरी सर्किट का लेंगे। और अगर हम इसको EMF के टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं तो EMF जो है वो बाहरी सर्किट के साथ साथ सेल के अंदर भी कार्य कर रहा होता है, वहाँ भी करंट को फ्लो करवाने में कुछ वैल्यू इसकी खर्च होती है। तो हम अब की बार बाहर और अंदर दोनों का रेजिस्टेंस लेके चलेंगे। अब हम इसके आधार पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि I की वैल्यू क्या है इस सर्किट में, तो वो है E/R प्लस स्मॉल r, ये है I की वैल्यू। अब यहाँ दो कंडीशन लेके चलते हैं। यदि पहली स्मॉल r का मान बहुत छोटा है कैपिटल R से, तब I की वैल्यू क्या होगी, और अगर स्मॉल r का मान जो है वो बहुत बड़ा है कैपिटल R से, तब I की वैल्यू क्या होगी। तो देखें आप, अगर स्मॉल r की वैल्यू बहुत छोटी है कैपिटल R से तो अपन स्मॉल r को कैपिटल R के कंपैरिजन में छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको, क्योंकि बहुत छोटा है। और अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो वैल्यू बचेगी E/R, सेल एक ही लगाया अभी। ऐसे ही इसमें अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बहुत बड़ी है तो तुम कैपिटल R को छोड़ सकते हो, तब I की वैल्यू जो बचेगी वो होगी E/r। अब ज़रा ध्यान देना कि E/r क्या है, धारा है एक सेल के कारण परिपथ में प्रवाहित होने वाली। E/R क्या है, ये भी करंट है एक सेल के कारण परिपथ में सर्किट में प्रवाहित होने वाला। लेकिन दोनों की सिचुएशंस अलग अलग हैं। क्या सिचुएशन अलग हैं, ये भी एक सेल के कारण सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, लेकिन तब जब स्मॉल r की वैल्यू बहुत छोटी है कैपिटल R से, यानी एक सेल से इतनी करंट हमें तब मिलेगी जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है।
ऐसे ही एक सेल से करंट की वैल्यू इतनी हमें तब मिलेगी जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। बस ये दो बातें तुम्हें ध्यान रखने वाली हैं कि E अपॉन कैपिटल R भी एक सेल से मिलने वाली करंट है और E अपॉन स्मॉल r भी एक सेल से ही मिलने वाली करंट है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में। अब वापस आ जाते हैं उन्हीं दोनों सिचुएशंस पे, ठीक है ना। बस याद ये रखना कि इस सिचुएशन में एक सेल से हमें कितनी करंट मिलती है, E अपॉन कैपिटल R, और इस सिचुएशन में हमें एक सेल से कितनी करंट मिलती है, तो वो E अपॉन स्मॉल r। दोनों ही करंट जो है वो एक सेल से मिलते हैं, लेकिन इन सिचुएशन में, इन स्थितियों में। अब हम देख रहे हैं कि n सेल से इस सिचुएशन में हमें कितनी करंट मिलेगी और इस सिचुएशन में हमें n सेलों के कारण कितनी मिलेगी जब हमने n सेलों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ये फॉर्मूला निकल के आया है n सेलों के लिए जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब सेल ऐसे होंगे जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा है, तब I की वैल्यू कितनी आएगी n सेलों के लिए, तो इसको लेके चलते हैं अभी। I इज इक्वल टू NE अपॉन, अब ज़रा देखें स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बहुत छोटी है। अगर स्मॉल r बहुत छोटा है तो NR की वैल्यू भी छोटी ही होगी, और अगर NR की वैल्यू कैपिटल R से बहुत छोटी है तो मैं कैपिटल R के कंपैरिजन में NR को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, तब नीचे केवल बचेगा कैपिटल R, यानी कि I की वैल्यू तब हमें केवल क्या मिलेगी, NE अपॉन कैपिटल R। अब ज़रा देखें E अपॉन R क्या होता है। अभी बात करिए, E अपॉन R एक सेल से इस कंडीशन में मिलने वाली करंट है, यानी एक सेल से हमें इतनी करंट मिलती है। और अब n सेलों को अगर सीरीज में जोड़ दें, n ऐसे सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध से बहुत छोटा है, n ऐसे सेलों को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो करंट हमें कितनी मिल रही है, एक सेल से जितनी मिलती थी उसकी n गुनी, यानी n सेलों को सीरीज में जोड़ देंगे तो करंट n गुनी हो जाएगी, बशर्ते कि उन सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा होना चाहिए तब। और अगर सिचुएशन ऐसी है तब देखते हैं इससे I की वैल्यू क्या निकलती है, तो I इज इक्वल्स टू NE अपॉन, अब की बार क्योंकि R की वैल्यू स्मॉल r की कैपिटल R से बहुत बड़ी है तो NR की वैल्यू तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कैपिटल R से, तो अब की बार NR के कंपैरिजन में कैपिटल R को नेगलेक्ट कर देंगे तो नीचे बचेगा n स्मॉल r, n से n कैंसिल, I इज इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r। अब ये E अपॉन R क्या है, तो अभी निकाला था E अपॉन स्मॉल r क्या है, एक सेल के कारण प्रवाहित होने वाली धारा इस शर्त पर, इस कंडीशन में। और n सेलों से भी हमें कितनी धारा मिल रही है, तो E अपॉन R उतनी ही मिल रही है जितनी कि एक सेल से मिल रही है। इसका मतलब इस कंडीशन में जब सेल हमारे पास ऐसे हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, तो ऐसे 1000 सेलों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब भी करंट लगभग उतना ही प्राप्त होगा जितना कि एक सेल से मिला करता था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो हम सेलों को सीरीज में जोड़ के करंट ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास जो सेल हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा है तो ऐसे सेलों को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो जितने सेलों को आप कनेक्ट कर रहे हो उतने गुना हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ऐसे सेलों को सीरीज में जोड़ रहे हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो ऐसे कितने भी सेलों को सीरीज में जोड़ दें लेकिन करंट में कोई खास चेंज नहीं होगा।